जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेजर कल्चर क्लासेस के चैनल पर आपको अलग अलग समय पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की सफलताओं की कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। आज मेरे सामने मेरे साथ बैठे हैं रोहन मिश्रा, बॉर्न अप इन नेपाल बट ब्रॉट अप एट उज्जैन। तो बेसिकली दो देशों का अनुभव तो उनके पास है ही है। अचीवमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि एफकेट का पेपर भाई ने क्वालिफाई किया है। आइए जानते हैं उसकी सफलता के बारे में। वेलकम रोहन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। रोहन, सबसे पहले बेटा ये बताओ, एफकेट कमीशन एंट्री का एग्ज़ाम है। यस सर। आमतौर पे थोड़ा टफ माना जाता है हाँ क्योंकि सिलेक्शन रेशो थोड़ी कम होती है। यस तो सर। जब एफकेट की तैयारी कर रहे थे तो मन में शुरू में कोई शंका, डर टाइप का कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा कैसे होगा? नहीं सर, कोई ऐसा डर वर नहीं था, बस यही था कि एग्ज़ाम आएगी और उसमें मुझे जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें से किसी भी 2 पार्ट्स के ऊपर अपनी होल्ड पकड़ अच्छी सी बनानी है और बाकी के जो 2 पार्ट्स रहेंगे उसमें मेजर पॉइंट्स निकाल कर और अपना उन सब में ज़्यादा बेटर दूंगा तो मेरे क्वालिफाई भी हो जाऊँगा और साथ में एक प्रॉपर गैप भी रहेगा मेरा। तो बेटा कौन कौन से 4 पार्ट आते हैं? 4 पार्ट्स में आता है जीएस, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जिसमें से मैंने मोस्टली मैथमेटिक्स और रीजनिंग को ज़्यादा अपना दे दिया था। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलाकर लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में? मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के 45 क्वेश्चंस आते हैं, 20 फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 25 फ्रॉम रीजनिंग। ऑलराइट। तो ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। यस सर। इसके अलावा बेटा इंग्लिश और जीके जीके इन दोनों में मेरा ऐसा था कि दे कैन बी गेट रॉन्ग, तो उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो सकती थी। उसमें आंसर्स कभी कभी नहीं समझ में आते। चीज़ें होती नहीं। यस सर। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो सकती थी, इसीलिए मैंने उनको इस तरह से रखा था कि जिसमें 100% श्योर हूँ जिन क्वेश्चंस में, उन्हीं सबको अटैम्प्ट करूँगा और जिसमें नहीं हूँ 100% श्योर उसको नहीं करूँगा। फंटास्टिक। क्या एफकेट का रिटर्न आपने पहली बार क्वालिफाई किया है? यस सर, फर्स्ट टाइम। और क्या पहली बार अप्लाई भी किया था? यस सर। अभी वर्तमान में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम? सर बीटेक किया हुआ। बीटेक आपने किया है। यस सर। बीटेक कौन सी ब्रांच में आपने किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और कहाँ से किया बेटा? भारतीय विद्यापीठ, डीम्ड यूनिवर्सिटी, नवी मुंबई। नवी मुंबई। यस सर। ऑलराइट। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि यू वर बॉर्न इन नेपाल यस सर। बट ब्रॉट अप एट उज्जैन। यस सर। तो थोड़ा प्रकाश डालें इस यात्रा पर कि कैसे आप नेपाल से उज्जैन आए। सर एक्चुअली मेरे पापा और उनके रूट्स सब नेपाल में ही थे। फिर उसके बाद में फॉर जॉब सर्चिंग पापा आए थे इंडिया में, तो ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ नागदा में उनका लगा था। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ एक बिरला जी की कंपनी है फॉर द फाइबर्स, तो उसमें लगा था पापा का। फिर वहीं पे पापा की मैरिज हुई थी, फिर मम्मी नेपाल में थी, मैं उधर ही हुआ। फिर हम लोग इधर आ गए उज्जैन में आके फिर उसके बाद वहाँ पे। हाँ। तो जब आप इंडिया माइग्रेट हुए तब आप कितने बड़े थे? सर 1 या 1.5 ईयर्स बस। यस सर। मतलब एक तरीके से लगभग पूरा जीवन आपका हिंदुस्तान में ही बीता है। यस सर। ऑलराइट। आपने क्यों एफकेट का चुनाव किया? क्यों आप एयरफोर्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? सर मुझे एक्चुअली मैं सीडीएस के थ्रू जाना था, पर मुझे एफकेट के थ्रू इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरा एज निकल गया था सीडीएस में एक दिन से, तो इस वजह से मुझे एफकेट के थ्रू जाना पड़ा और मुझे फाइटर पायलट बनना था इस वजह से। इसलिए आपने इंडियन एयरफोर्स का चुनाव किया। यस सर। क्या क्या आपके परिवार की पृष्ठभूमि में से पहले से कोई व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर है? नहीं सर, पहले से कोई भी ऑफिसर कोई नहीं है सर। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई बच्चा एक नई लाइन परिवार में जब खोलता है किसी भी क्षेत्र में, यस सर, तो उसे काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हाँ सर। आपके साथ क्या रहा? सर संघर्ष तो नहीं था, बस यही था दिमाग में कि बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद में थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, पर साथ में मुझे फाइटर पायलट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना था, तो उसी के ऊपर मैं चलता रहा। आपने अपनी क्या ब्रांच बताई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वर्तमान का हॉट केक है। यस सर। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करने वाले बच्चे आमतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की कोशिश करते हैं। यस सर। क्योंकि बहुत मोटी सैलरी मिलती है और बहुत इजी लाइफस्टाइल मिलता है। यस सर। तो आपने उसको छोड़कर फाइटर पायलट के जैसा चैलेंजिंग और रिस्की करियर क्यों चूज़ किया? सर फर्स्टली तो थोड़ा सा अंदर से डिफेंस फोर्सेस जो ज्वाइन करने का मेरे पास में मोटिवेशन था कि क्यों ना मैं डिफेंस फोर्सेस में जाऊं, और सेकेंडली सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर मैंने डिफरेंट चीज़ें सीख ली थी और उनको मैं अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी लाइन चेंज करी। फैंटास्टिक। यस सर। तो मतलब आपको अपना जीवन लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कोडिंग करने में नहीं बिताना है। हाँ सर।
आपको फाइटर प्लेन उड़ाना है। हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एफकेट की तैयारी के दौरान यस सर। आपने अपनी टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया? 24 घंटे में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई के लिए डिवोट करते थे अदर देन कोचिंग, सेल्फ स्टडी में? सर 3 to 4 आवर्स। सेल्फ स्टडी में 3 to 4 आवर्स, Yes, उसके साथ 4 to 5 आवर्स की कोचिंग होती होगी। हाँ सर। तो ये जो 3 to 4 आवर्स की आपकी स्टडी होती थी, इसमें प्रैक्टिस, रिवीजन और नया कंटेंट पढ़ने का बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया? सर पिछला जो CDS दिया था उसी टाइम में मेरे पास में मोस्ट ऑफ द थिंग्स की नॉलेज आ गई थी और फिर उन सब चीज़ों को ही मुझे अब आगे कंटिन्यू करना था, तो मैं उन्हीं सब को कंटिन्यू रख रहा था। और नोट्स तो थे ही मेरे पास, तो नोट्स की तो दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, उन सब से वापस हो जाता था मेरा। बस जो मैथ्स में भी जो दिक्कत आ रही थी, मैथ्स को भी मैंने उसको सॉल्व कर लिया था और सॉल्व करने के बाद में जस्ट आई हैव टू इंक्रीज माई स्पीड इन सॉल्विंग द पेपर। सो आई वॉज कम्प्लीटली इन टू सॉल्विंग द पेपर्स, और जितने भी पेपर्स मेरे पिछले साल, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुआ करते थे, उन सबको मैं इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करता था। और यही रहता था कि जो टफ पार्ट है, जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, उन सबको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है। फंटास्टिक। हाँ, विथ 100% एक्यूरेसी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में रोहन, मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है? हाँ सर, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस वजह से, क्योंकि वो हम लोगों का इन पर्सन टाइम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो कितना हमको हेल्प करने वाला है। अगर हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो फिर टाइमिंग की दिक्कत आ सकती है इन द एग्ज़ाम। फंटास्टिक रोहन, वेरी गुड। यस सर। ये रोहन, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, हाँ, तुम्हारी एज का जो ग्रुप है, यस सर। ये अपनी स्टडीज से बेहद ज़्यादा डाइवर्टेड है, ठीक है सर। जैसा तुम भी महसूस करते होगे, हाँ सर। बीइंग पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ओनली। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस मच डाइवर्जन ऑफ द यूथ दीज डेज? सर स्टडीज़ तो मतलब ऐसा है कि रेगुलर लेवल बेसिस पे करते रहेंगे तो हो जाएगी। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और उनके अंदर फिर एक्यूरेसी अपनी कम नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ नहीं आती उनके अंदर अगर आप एक्यूरेसी कम रखते हो तो तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो रहते हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स जो रहते हैं, उन सबको हम लोग हर चीज़ नहीं सीख सकते। अब नहीं सीख सकते तो जो चीज़ सीख सकते हैं उसमें अपने को 100% देना होगा, और फिर उसी को अपने को तैयार करना होगा। और जहाँ तक डाइवर्जन की बात रहती है तो 1 hour 2 hour वुड बी इनफ फॉर अ पर्सन टू गेट बैक टू हिज शेड्यूल्स। फंटास्टिक। अब ये बताएं रोहन, AFSB के बारे में अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। तो SSB से लेकर कोई किसी प्रकार का डर आपके मन में? हाँ सर, थोड़ा सा तो है कि कहीं वहाँ जाऊँगा तो रिजेक्ट ना हो जाऊँगा, और डिफरेंट हैं वहाँ पे, मतलब कौन कैसा होगा, कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, बट फिर भी ये सब को इधर उधर रखकर जाऊँगा। चिंता करनी ही नहीं है, आप हाँ, इतने मजबूत हाथों में हैं कि आपको बिल्कुल भी पद से भटकने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है। तो रोहन, अब अंत में जो बच्चे किसी वजह से कंपटीशन नहीं निकाल पाए, हाँ सर, लेकिन अटेम्प्ट उनके अभी बाकी हैं, या ऐसे बच्चे जो अगले साल पहला अटेम्प्ट देंगे अगस्त वाला, यस सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एग्ज़ाम से डरने की जगह पे उनका सल्यूशंस ढूंढो। 2 महीने में भी एफकेट आराम से तैयार हो सकती है। बस तुम्हें अपना एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ढूंढना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढने के बाद में एफकेट क्लियर हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स अलग अलग आस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को पहले एनालाइज़ कर लो। एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उन क्वेश्चंस को एनालाइज़ करो। एनालाइज़ करने के बाद में अपने आप पता चलेगा कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और फिर एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगी उससे। फंटास्टिक रोहन, चलिए शुभकामनाएं हमारी उज्जैन और नेपाल दोनों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक आपका कार्य क्षेत्र रहा, एक आपका जन्म क्षेत्र रहा। तो बच्चों, मैं चाहता हूं अगली सफलता की कहानी में आपके साथ बैठकर शूट करूं, तो देर किस बात की, तुरंत जुड़िए मेजर कल्चर क्लासेस से। कॉल करिए 9696330033। जय हिंद।